नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष फिर से यूपीपीसीएस जीएस पेपर 2 के सीसैट का रीजनिंग के 25 प्रश्नों का संकलन लेकर आए हुए हैं। जैसा कि हमने 3 पार्ट में आपको अब तक 25-25 प्रश्नों का संकलन करा दिया था, यह चौथे पार्ट में हम आपको आपके साथ फिर से 25 प्रश्नों का विश्लेषण शेयर करेंगे। करीब 225 प्रश्नों का हमारी एक सीरीज होगी जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कथन है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? ये कथन है, तो फिर तर्क क्या कहता है? तर्क देखिए। पहली चीज है, यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं। जब हम किसी तर्क को निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो तर्क होना चाहिए वो आपके व्यक्तिगत जीवन से नहीं होना चाहिए। तर्क आपका सार्वभौमिक सत्यता में होना चाहिए, किसी सरकारी आदेश का होना चाहिए, राष्ट्रपति कह रहा है या भारत का संविधान किसी बात की जिक्र कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जो कथन है, हम कथन को सत्य मानते हुए बात करेंगे, विचार करेंगे। तर्क जो हम रखेंगे, पहले कथन को हम 100% सत्यता को मानते हुए करेंगे और जो भी तर्क रखेंगे उसे व्यक्तिगत जीवन से न लेकर अपने कथन की तरफ ध्यान देते हुए ही हम उसका तर्क निकालेंगे। ठीक है, चलिए। क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? पहला प्रश्न है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा फ्री है? है भी, नहीं भी है। कुछ है 6 से 14 साल तक के बच्चों का है, बाकी नहीं है। ठीक है, और जगहों पे कुछ न कुछ फीस हमको देनी पड़ती है। ठीक, इतना हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है? नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। तो इसमें से कौन सा तर्क प्रबल है, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है, पहला तर्क देखिएगा कि हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। तो यह गलत बात हो गई, क्योंकि केवल शिक्षा को निःशुल्क कर देना ही सिर्फ एकमात्र उपाय है, यह तर्क बिल्कुल गलत है। यह तर्क कहीं से भी प्रबल नहीं है, यह फॉलो नहीं करता। दूसरा देखिए, नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत हमारा एक विकासशील देश है और यहाँ का जो आर्थिक ढांचा है, उस आर्थिक ढांचे पर अगर हम विचार कर रहे हैं, हम अपना तर्क दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। यह तर्क बिल्कुल सत्य है, यह प्रबल तर्क है। ठीक है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे भार बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, यानी दूसरा तर्क जो है यहाँ पे प्रबल है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो देखिए, हम इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि रतन जो है आपका पवन यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, पवन यहाँ पे बैठा हुआ है, पवन। तो पवन के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम इधर हुआ। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे रतन बैठा हुआ है। ठीक, 40 मीटर है यहाँ से। फिर कह रहा है कि यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में बैठा है, तो दक्षिण पूर्व इधर होगा। तो ये 40 मीटर पे दक्षिण पूर्व में यहाँ पे ललन बैठा हुआ है। तो ललन रतन के किस दिशा में बैठा है? तो आप देख रहे हैं ईस्ट यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये इधर कौन सी दिशा है? तो इधर ईस्ट दिशा है, ईस्ट में बैठा हुआ है। आपका ऑप्शन डी पूर्व सही है। चलिए नेक्स्ट। लिखित समूह में कौन सा इनमें नहीं है? हमसे ये कह रहा है कि इस समूह में से कौन सा भिन्न है, इनमें से नहीं है। तो इनमें से जानते हैं कौन सा नहीं है, आंख, कान, दांत या ठुड्डी। ठीक है, तो चिन्ह। तो इसमें से कौन सा नहीं है?
हमसे यही कह रहा है। तो इसमें से जो चिन्ह है यही अलग है। दांत, कान और आंख जो है ये आपके सिर वाले हिस्से में आते हैं और ये आपके शरीर के अंगों के श्रेणी में आते हैं और ठुड्डी जो है वो आपका अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए बी सी डी ई तथा एफ 6 गांव हैं। तो चलिए वही है, एक बार के लिए हम बना लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको हम ईस्ट मानेंगे, इसको वेस्ट मानेंगे, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। इसी क्रम में हम बनाएंगे जैसा हमसे कहेगा। कह रहा है कि डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। हमने पश्चिम इसी दिशा में माना हुआ है, देखिए। तो ठीक है, तो एफ है, बना दिया। फिर कह रहा है कि ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है। यहाँ हमने ई मान लिया। ई के 1 किलोमीटर पूर्व में, इधर पूर्व में बी है, तो बी हमने बना दिया। ई के 1 किलोमीटर उत्तर में ए है। ई के 1 किलोमीटर उत्तर में ए है। उत्तर ऊपर की तरफ हमने बनाया था, सही है। ए के 1 किलोमीटर पूर्व में सी है। ए के 1 किलोमीटर पूर्व में सी है, ये भी हमने बना दिया। डी के 1 किलोमीटर दक्षिण में ए है, तो डी का साउथ तो यही होगा। तो डी के 1 किलोमीटर साउथ में ए है, तो ये हमने बना दिया, यानी ये हमारा ग्राफ बन गया। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन से हैं। तो एक कतार में यही आपके गांव हैं, डी ए ई। तो डी ए ई कहाँ पे है, ए डी ई यही है, डी ए ई यहाँ पे है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट। यदि किसी निश्चित कोड में डेट को इस रूप में लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम के लिए लिखा जा सकता है। ठीक है, कम के लिए किसे लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, नंबरिंग कर लिए। नंबरिंग करने के बाद हम यह देखते हैं कि यह एक दूसरे की विपरीत वर्ड हैं। ठीक है, विपरीत शब्द हैं। तो विपरीत शब्दों की कुछ हम लिस्ट बना देते हैं। आज बाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, लव, एल ओ वी, लव, उफ। ठीक है, एस एच आई आर, सिर। ठीक है, जी टी, जे क्यू, मन और पी के। मेरे हिसाब से हो गए सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ ठीक। देखिए, आज का जो विपरीत वर्ड, सॉरी, ए का जो विपरीत वर्ड है वो जेड है। जेड का विपरीत वर्ड ए है। बी का विपरीत वर्ड वाई है। वाई का विपरीत वर्ड बी है। सॉरी, बी का विपरीत वर्ड वाई है। वाई का विपरीत वर्ड बी है। सी का विपरीत वर्ड एक्स है। एक्स का विपरीत वर्ड सी है। इसी तरीके से हमने जी का, जे का, एम का, के का, सबका बना दिया। ठीक है, कि किसके कौन से विपरीत वर्ड हैं। ठीक, अब देखिएगा कि डी का विपरीत वर्ड डब्लू है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि ए का विपरीत वर्ड जेड दिया गया है, दिख रहा है आपको। फिर टी का विपरीत वर्ड यहाँ पे जी है, देखिए दिख रहा है। ई का विपरीत वर्ड वी है, ये भी दिख रहा है यहाँ से। ठीक, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, कम का, सी ओ एम ई। तो कम का विपरीत वर्ड, सी का विपरीत वर्ड एक्स है, तो एक्स हो गया। ओ का विपरीत वर्ड एल है, एल हो गया। एम का विपरीत वर्ड एन है, एन हो गया। और ई का विपरीत वर्ड वी है, वी हो गया। तो देखिएगा कि ये आपके किस ऑप्शन में है। तो यह आपके ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपके यह मैच कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दूसरे चित्र में x क्या है, हमसे यही पूछ रहा है कि जो दूसरा चित्र है उसमें x क्या है। तो देखिए, x की वैल्यू क्या है। तो आप ध्यान से जब देखेंगे प्रश्न को, तो यहाँ पे इसने किया क्या है कि यह जो 21 है, 18 है और 24 है, इसको इसने 3 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक, 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। यहाँ करेंगे तो 6 और यहाँ करेंगे
तो आएगा आपका 8। ठीक है, अब देखिएगा, जब आप 17 का 7 में गुणा करेंगे, 17 का 7 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 119। जब आप यहाँ पे 123 का, इसको समझिएगा, जब आप 23 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 184। तो बिल्कुल 174 है यहाँ पे। तो यहाँ x का, जब x का आप 6 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 174। तो x बराबर हो जाएगा 174/6। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 नौया 54, आ गया आपका 29, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ए बी से अमीर है। हमसे कह रहा है कि जो ए है वो आपका बी से अमीर है। ठीक है, ए बी से अमीर है, तो ए जो है आपका बी से अमीर है, ये हमने बना दिया। फिर कह रहा है कि सी ए से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, डी सी से अमीर हो गया, ई सबसे ज्यादा अमीर है, ई सबसे ज्यादा अमीर हो गया। तो अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा, और मध्य में देखिए सी आपका दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं। ठीक है, यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, हमसे यही पूछ रहा है। तो माना कबूतर हैं हमारे पीजन, जो हैं पीजन्स हैं हमारे एक्स, और खरगोश जो है, रैबिट जो है, ये हो गए हमारे 200 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के कितने हैं, खरगोश और कबूतर मिला के 200 हैं, सिरों की गिनती 200 है, तो सबके एक ही सिर होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कबूतर और खरगोश मिला के 200 हैं। तो अगर इसमें से हमने कबूतर एक्स मान लिया तो हमारे जो खरगोश हैं वो 200 माइनस एक्स हो गए। कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं तो कुल पैरों की संख्या हमको दिया है, तो 2 पैर होते हैं कबूतर के, तो हो गया 2x प्लस 200 माइनस एक्स, और खरगोश के होते हैं 4 पैर, तो हो गया 4। ठीक है, बराबर 580 के। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हो गया आपका 2x धन इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो हो गया आपका 800 माइनस 4x बराबर 580। 4x 2x माइनस 4x, तो आ गया आपका माइनस 2x धन 800 बराबर हो गया 580। ठीक है, इसे पंचांतर कर दीजिए, तो हो गया 2x बराबर 800 माइनस 580। तो ये आएगा आपका 220। 2x बराबर 220, तो x बराबर हो गया आपका 220 भागे 2 बराबर 110। ठीक, 110 है, यानी कबूतरों की संख्या कितनी आ गई, 110। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अन्य से भिन्न को चुनना है, ऐसा हमसे कह रहा है कि इसमें कौन सा है जो कि भिन्न है, अलग है सबसे। तो देखिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। बी की नंबरिंग होती है 2 और डी का 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इनको जोड़ दीजिए, 2 4 6, 6 8 14, 10 12 22 और 14 16 30। तो आपको दिख गया होगा कि 6 भी मैच कर रहा है, 14 भी मैच कर रहा है, 22 भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 30 होना चाहिए, यहाँ 31 है, यानी ऑप्शन डी आपका भिन्न है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगर रोज को इस रूप में ऐसा कोड किया जाता है, चेयर को इस कोड में किया जाता है और इस फ्रेंच को यह कोडिंग किया जाता है, तो सर्च का कोड क्या होगा। देखिए मित्रों, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो एक बार ठहरिएगा, ठहरने के बाद देखिएगा। सर्च SEARCH है, सर्च है, तो आप देखेंगे कि जो रोज, चेयर और प्रेस दिया है, इसमें यह आपके सारे वर्ड मिल जाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो इसका अर्थ यही होता है कि जो एस के लिए जो नंबरिंग यूज की गई है वही नंबरिंग इसके लिए भी होगी। तो रोज में देखिए एस के लिए नंबरिंग यूज की गई है 2, पीछे से दूसरे नंबर पे है तो पीछे दूसरे पे एस के लिए यूज किया गया है 2।
ई के लिए यूज किया गया है 1, ए के लिए यूज किया गया है चेयर में, देखिए एकदम बीचों बीच 4, ठीक। आर के लिए स्टार्टिंग में ही यूज किया गया है 6, सी के लिए चेयर के सी से देखिए कि सी के लिए 7 यूज किया गया है, और एच के लिए यूज किया गया है 3। यही आपका नंबर है, यही आपका कोड है, देख लीजिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, यही आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यदि ए भाई है बी का, ठीक है, ये कह रहा है कि यदि ए जो है वो आपका भाई है, किसका, बी का भाई है, तो भाई को हम ट्रायंगल से दर्शाएंगे, ठीक है। सी पिता है ए का, तो जो सी है वो पिता है ए का, ठीक। डी भाई है ई का, जो डी है वो भाई है, किसका भाई है, ई का, ये बना लिया हमने। ई पुत्री है बी की, ई जो है वो आपकी पुत्री है, ये बना दे रहे हैं, ई जो है वह पुत्री है आपके बी की, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये वाला यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक। तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है, तो ये भाई बहन है, गौर से समझिएगा कि ये भाई बहन है। भाई बहन के बाद ई और डी भाई बहन है, अगर ये इनकी पुत्री है तो ये पुत्र है, ठीक है। तो यानी कि जो पिताजी के हमारे भाई होंगे तो ये तो 20 के पिता हुए, 20 के पिता हुए, तो जो पिता के भाई होंगे, पिता का भाई यहाँ पे कौन दिया है, ए दिया है, ए को ही तो बताया है, यही तो बी का भाई है, तो यानी डी का पिता बी, बी के भाई ए, यानी कि डी का चाचा कौन है, ए है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, गौर करिएगा, 1 जनवरी 1995, तो 1995 कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो अगर यह लीप ईयर नहीं है, साधारण ईयर है, सामान्य वर्ष है, सिंपल ईयर है, तो यह 31 दिसंबर 1995 को भी संडे ही होगा, ठीक है, संडे ही होगा। तो फिर 1 जनवरी 1996 को आपको पता चल गया मंडे होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है, ठीक है, ये 16वें स्थान पे है, यहाँ पे कौन है, स्मिता है, स्मिता, तथा नीचे से 29वां है, अगर नीचे से 29वां है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ तक टोटल 28 बच्चे हैं, ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे, तो परीक्षा में कुल कितने थे, तो देखिएगा मित्रों, 16वां पे अगर ये है तो यहाँ तक तो 16 बच्चे हैं, ये बात हमको समझ में आ गई, प्लस इधर इसके इधर 28 बच्चे हैं, ये भी बात हमें समझ में आ गई, 28 प्लस 6 ने छोड़ दिया था और 5 अनुत्तीर्ण हो गए थे, तो ये हो गया 6 5 11, यानी 16 28 और 11, यही जोड़ दीजिए, ये आ गया आपका 55, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका 55 सही है, ठीक। चलिए, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, ये हमारा ईस्ट रहेगा, वेस्ट रहेगा, नॉर्थ रहेगा, साउथ रहेगा। रवि ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया, रवि जो है हमारा यह पूर्व की ओर चलना शुरू कर दिया, ठीक। 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अब फिर कहता है कि पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। अब कहता है कि अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है मित्रों, ये 9 किलोमीटर आ गया। अब क्या है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु उसका यहाँ पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से अब वो जहाँ पहुंचा है वह कितनी दूरी पर, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप गौर से समझिएगा
कि इसको अगर हम ऐसे डॉट 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 कर दें तो आप समझिएगा कि यह यहाँ पे 2 किलोमीटर अगर यह चला है तो 2 किलोमीटर की दूरी यह भी होगी, ठीक है। 2 किलोमीटर की दूरी यह भी होगी, तो 1 किलोमीटर की दूरी यह है, 2 किलोमीटर की दूरी यह है, तो यानी ये टोटल दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 3 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये हमने ऐसे बना दिया, 3 किलोमीटर लिख दिया। अब देखिएगा मित्रों कि अगर यह दूरी 5 किलोमीटर है, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है, तो क्या इतनी दूरी आपकी मात्र इतनी दूरी 4 किलोमीटर होगी, क्योंकि 9 में से 5 गए 4, तो ये वाली दूरी आपकी आ गई 4 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है, यही देखिए पूछ रहा है कि यहाँ से जहाँ से उसने शुरू किया था और जहाँ पहुंचा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो यही दूरी तो आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा यहाँ पे। तो पाइथागोरस का फार्मूला लगा दीजिए। पाइथागोरस फार्मूला है, कर्ण है इसे मान लेते हैं, इसे आधार मान लेते हैं और इसे लंब मान लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपका पूछ ही रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार आपका दिया है तो 3 का स्क्वायर धन लंब दिया है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा इसको, 3 का स्क्वायर हो गया आपका कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 9 धन 16, 16 9 हो गया 25, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो कर्ण बराबर √25, √25 का मान हो जाएगा आपका 5, ठीक है। √25 का मान आ जाएगा आपका 5, यानी कि 5 किलोमीटर यह आएगा आपका, ठीक। 5 किलोमीटर की दूरी आएगी, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रेखा चित्र शरीर, कान और मुंह के संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा शरीर है, शरीर एक हो गई, शरीर के अंदर ही हमारा कान आता है और मुंह अलग अलग आता है, यानी आप ऑप्शन सी को जब देखेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे तो यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक। यही आपका सही प्रतिबिंब बना रहा है। नेक्स्ट, 4 पुरुष ए बी सी डी एवं 4 महिलाएं XYZ एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह किए बैठे हैं, ठीक है। तो टेबल कैसा है ऐसा कोई जिक्र किए नहीं है, तो चलिए हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि चौकोर ही टेबल है, ठीक है। चौकोर टेबल हो गया। तो चौकोर टेबल में हम आमने सामने की जो भुजा है इस पे हम मेल को बैठा देंगे और जो कोने की भुजा है इस पे हम फीमेल को बैठा देंगे, ठीक है मित्रों। चलिए शुरू करिए। कहता है कि कोई भी 2 पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव बैठे हैं। अगर यहाँ पे पुरुष बैठा हुआ है तो फिर दूसरा पुरुष यहीं बैठेगा, उसके बीच में एक महिला होगी, या 2 महिला के बीच में एक पुरुष होगा, ठीक है। या 2 महिलाओं के बीच में एक पुरुष होगा, या 2 पुरुषों के बीच में एक महिला होगी। 2 पुरुष या 2 महिला एक साथ नहीं बैठेंगे, यह हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो W है वो B के दाहिने तरफ बैठी है, तो हमने देखिए W है, महिला है, इसको हम कॉर्नर पे बैठा देते हैं। B हमारा पुरुष है, ABCD पुरुष है, WXYZ महिला है, ठीक। Y जो है, Y यानी कि महिला है, X के सामने तथा A के बाईं तरफ बैठी है। तो देखिएगा A का जो बायां होगा, या तो A यहाँ पे होगा, ठीक है, या तो A यहाँ होगा, या तो A यहाँ होगा, ठीक। तो देखिए A यहाँ नहीं होगा, क्योंकि A के बाएं पे तो W आ गया, A के बाएं पे W आ जाएगा, अगर यहाँ पे A रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। अब A को यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर A को यहाँ बैठाते हैं, हम A को यहाँ बैठाते हैं, तो A का बायां जो होगा, तो A के बाएं में कह रहा है कि Y जो है X के सामने तथा A के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे Y अगर बैठाएंगे तो Y के ठीक सामने X को बैठा देंगे, यानी कि ये हमारा फॉलो कर रहा है, सही है। चलिए C जो है वो Z के दाहिनी तरफ बैठा है, तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि यही जगह बच रही है, तो यहाँ Z बैठेगा और Z का दाहिना जो है वहां पे C बैठेगा, तो A B C यहाँ पे D बैठेगा। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक।
अब क्या कह रहा है, तो वे दो कौन हैं जो डी के दोनों तरफ बैठे हैं। तो डी हमारा यहाँ बैठा हुआ है, तो डी के दोनों तरफ, एक तरफ वाई बैठा है, एक तरफ बैठी है, एक तरफ डब्लू बैठी है। ठीक, तो वाई और डब्लू ऑप्शन ए में अपने आपके बैठे हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किसी निश्चित कोड भाषा में इस अंक को इस रूप में, इस अंक को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको किस रूप में लिखा जाएगा। तो हमने देखिए एक ऐसा ही प्रश्न पीछे भी था मित्रों, तो हमने आपसे कहा कि देख लीजिए कि सारे नंबर हैं बिल्कुल हैं, 23549 2324, ठीक है, और 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, तो बस इन्हीं का नंबर उठा के रख दीजिए। 235 23 के लिए एनपी है, 23 के लिए एनपी है, 5 के लिए यहाँ पे देखिए टी है, ठीक है। 4 के लिए देख लीजिए, तो 4 के लिए यहाँ से देखिए एस है, 4 के लिए एस है तो हमने एस लिख लिया, और 9 के लिए देखिए एल है, तो 9 के लिए हमने एल लिख लिया। NPTSL आपका जहाँ पे है वही आपका सही उत्तर है। सॉरी, NPTSL ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो लुप्त है। 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98 और पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा मित्रों, इसमें इन संख्याओं का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, तो 16 4 20 और 1 21, 21 आ गया, सही है। यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो 25 9 और 64, इसको जोड़ेंगे जब आप, ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 98। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि इसका भी वर्ग ही करेंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग जब हम करेंगे तो हमारा जो आएगा 9 9 18, यहाँ आ गया 4 4 3 7 2 9, 94, 94 आएगा आपका। ठीक है, 94 आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न चिन्ह के स्थान में कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान में कौन सी संख्या आएगी, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 18 40, फिर यहाँ की संख्या आगे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 7 दूनी 14 और धन 4 बराबर 18। ठीक, 18 दूनी 36 और धन 4 बराबर 40, तो इसी क्रम में 40 दूना 80 और धन 4, 40 दूना 80 और 4 84। ठीक है, 84, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, 84 इंटू 2 प्लस 4 आप करेंगे तो आएगा आपका 172। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि जो बी है, यदि ए बी की बहन है, यदि ए बी की बहन है, ठीक है, हम स्त्रीलिंग को सर्किल से दर्शा रहे हैं, बहन है इसलिए समकक्ष रख रहे हैं साइन को। सी बी की माँ है, जो सी है वो आपके बी की माँ है। ठीक है, डी सी के का पिता है, जो डी है वो आपके सी का पिता है। ठीक, ई डी की माँ है, जो ई है, ई वो आपके डी की माँ है। ठीक है, चलिए, तब ए का डी से क्या संबंध है। जो ए है इसका डी से क्या संबंध है, तो देखिएगा, मैं हो गया, मेरी माँ, क्योंकि अगर ए बी भाई बहन है, अगर बी की ये बहन है तो ये भाई हो सकता है, बहन भी हो सकती है बी, तो सी जो है अगर बी की माँ है तो ए की भी की माँ है, तो मेरी माँ, मेरी माँ के पिताजी, मेरी माँ के पिताजी, तो मेरी माँ के पिताजी कौन है, तो मेरी माँ के पिताजी मेरे नाना जी। ठीक है, तो मैं उनका क्या लगूंगा, वो मेरे संबंध में क्या होंगे,
तो यही पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है। तो वह डी का पोता या पोती या नाती कहलाएगी, जिसे हम ग्रैंडसन कहते हैं। ठीक है, ग्रैंडसन कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट, शब्दों के विषम युग्म को चुनना है आपको। आयतन लीटर, दबाव बैरोमीटर, लंबाई मीटर, अवरोध ओम। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आयतन है, आयतन का मात्रक बताया है। तो आयतन का जो मात्रक है वो लीटर है। जैसे कि अगर 1 लीटर दूध है तो आयतन उसका जो है 1 लीटर का, ठीक है, दूध का आयतन लीटर में बताया जाता है, 1 लीटर दूध। ठीक, दबाव, दबाव का पास्कल होता है। ठीक है, दबाव का जो मात्रक होता है पास्कल होता है, बैरोमीटर नहीं। बैरोमीटर तो एक यंत्र है जिससे दबाव मापते हैं। लंबाई का मीटर होता है और अवरोध का ओम होता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है यही विषम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। कह रहा है कि जो रमा है वह सोनम से उम्र में बड़ी है। जो रमा है, रमा, वह आपके सोनम से उम्र में बड़ी है। पूनम रमा से उम्र में बड़ी है। पूनम जो है वो आपका रमा से उम्र में बड़ी है। ठीक, फिर कह रहा है कि जो सोनम है वो पूनम से उम्र में बड़ी है। जो सोनम है वह पूनम से उम्र में बड़ी है। यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या होगा। तीसरा कथन कह रहा है कि सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। यह गलत है क्योंकि सोनम पूनम से छोटी है, यानी कि तीसरा वाला कथन असत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण करना है। देखिए इसमें भी नंबरिंग आप देख रहे हैं, 3, 2, 6, 8, 14, 18, 40, यानी कि ये जो क्रम है ये आगे पीछे की संख्या में आ रहे हैं। तो इसमें अल्टरनेटिव संबंध बनेगा, अल्टरनेटिव संबंध बनेगा। ठीक है, ये वाला संबंध जो होगा यही आपका बनेगा। तो आप देखिएगा मित्रों कि 3 गुणे 2 बराबर 6। ठीक, 6 मिल गया हमको। 6 गुणे 3 बराबर 18 मिला। तो अब 18 गुणे यहाँ पे 2 से हुआ था गुणा, यहाँ 3 से हुआ था, तो अब 4 से कर दीजिए। ठीक है, तो 18 चौक 72। ऑप्शन जो सी है आपका 72 यही सही उत्तर होगा। ठीक है, आपने श्रृंखला को समझ लिया होगा कि कैसे श्रृंखला आगे बढ़ी हुई है। ठीक, पहले 3 था, 6 था, 18 था। तो 3 से 6 हमको मिला 2 का गुणा करके, 6 से 18 मिला 3 का गुणा करके, तो 18 में 4 का गुणा कर देंगे 72 आएगा। यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, क्या कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला, एक फोटोग्राफ को दिखाता है, फोटोग्राफ है, कौन दिखा रहा है, एक व्यक्ति दिखा रहा है, व्यक्ति दिखा रहा है। ठीक है, व्यक्ति को यहां बना दिए और क्या कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला, यानी इस फोटोग्राफ में कोई महिला है। ठीक है, वो कौन है, मेरे भांजे। तो मेरा भांजा कौन होगा, मेरी बहन, मेरी बहन का बेटा, मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा होगा। ठीक है, मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा होगा। की नानी है, तो यानी कि जो मेरी माँ है, मेरी माँ है, या जो लड़की की माँ है, ठीक है, जो मेरी माँ है, जो लड़की की माँ है, वही ये है, फोटो वाली है। ठीक है, इसी फोटो वाली तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि वह मेरे भांजे की नानी है। तो फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है। अगर वो मेरी बहन है तो नो डाउट वो मेरी, उस बहन की भी, मेरी बहन की वो माँ ही होंगी। ठीक है, तो इससे आपका जो उत्तर मिल रहा है वो सी है, माँ है। ठीक है, यानी फोटो वाली जो महिला है वो माँ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है।
महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप तो पूछ रहा है। तो देखिए जो प्रशांत महासागर है वो महासागर की श्रेणी में आता है और इस चारों ऑप्शन में जो ग्रीनलैंड है वह आपका द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन ए आपका सही है। आयरलैंड, नीदरलैंड, बोर्नियो आपका देश है। ठीक, तो आज मित्रों इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें। जो लोग हमारे चैनल पे अभी पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी studyontrak3@gmail.com पे हमें सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऑन ट्रैक से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।